हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं का अध्याय 14 सजीवों में उत्सर्जन का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका एक ही भाग है। उसके बाद ये जो 3 टॉपिक मैं लिख कर रखा हूँ, 3 से 4 टॉपिक, उसके बाद ये अध्याय जो होगा खत्म हो जाएगा। ठीक है, और मैं इसका जो प्रश्न उत्तर है और जो पीडीएफ फाइल है वो आप लोगों को मैं क्या कर दूंगा, भेज दूंगा। तो बिल्कुल इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये आप लोगों का लाइफ टाइम काम आने वाला है, क्योंकि ये हमारे शरीर का ही अंग है ना, जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे और चित्र के माध्यम से भी इसको मैं समझाऊंगा। तो बिल्कुल इस अध्याय को बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये आप लोगों को आगे जब क्लास में जाओगे, 8th 9th 10th 11th 12th में जाओगे, तो भी ये आप लोगों को काम आएगा। ठीक है, और वैसे भी हमारे शरीर का ये अंग है, महत्वपूर्ण अंग है, तो उसके बारे में भी अगर आप समझोगे तो और बिल्कुल आप लोगों को बहुत जल्दी समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज जो टॉपिक लिख कर रखा हूं उसको मैं सबसे पहले बता देता हूं, जंतुओं में उत्सर्जन। ठीक है, तो अध्याय का नाम ही क्या है, सजीवों में उत्सर्जन। तो सबसे पहले उत्सर्जन के बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो सजीवों में उत्सर्जन के भागों के बारे में बताऊंगा आप लोग को। एक जोड़ी वृक्क, रक्त वाहिनी, उसके बाद फिर बात करूंगा मूत्र वाहिनी और मूत्राशय एवं मूत्र मार्ग, और साथ ही साथ बात करूंगा मैं शरीर में मूत्र कैसे बनता है, उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद फिर पौधों में उत्सर्जन, तो पौधों में भी उत्सर्जन किस प्रकार से होता है उसके बारे में आप लोग को बताऊंगा, और यह अध्याय क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो अध्याय का नाम ही लिख कर रखा हूं मैं, सजीवों में उत्सर्जन। तो उत्सर्जन क्या होता है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि बात करता हूं कि उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब बात किया जा रहा है कि बाहर करना, है ना। उत्सर्जन मतलब क्या होता है, बाहर करना। जैसे कि बात करते हैं, सजीव जो है बहुत सारे क्या करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, है ना। सजीवों की जैविक क्रियाएं होती है, और इन जैविक क्रियाओं के दौरान हमारे शरीर में कुछ उपयोगी पदार्थ भी बनते हैं और कुछ अनुपयोगी पदार्थ भी बनते हैं। उन अनुपयोगी पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, मतलब वो हमारे लिए वेस्टेज हो गया, अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। अब उन अपशिष्ट पदार्थों का अगर वो हमारे शरीर में ज्यादा समय तक रहेगा तो क्या करेगा, हमारे लिए वो बीमारी उत्पन्न कर सकता है, हम बीमार हो सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा समय तक अगर वो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के अंदर है तो वो क्या उत्पन्न कर सकता है, बीमारी को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए उन हानिकारक पदार्थों को, उन अपशिष्ट पदार्थों को हमें शरीर से क्या करना पड़ता है, बाहर त्यागना पड़ता है। जब उसे हम शरीर के बाहर त्यागते हैं किसी उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से, है ना, तो वो क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्सर्जन। जैसे कि मैंने कहा कि सजीव जो है बहुत सारे क्या करते हैं, जैविक क्रियाएं करते हैं, और जैविक क्रियाओं के दौरान क्या होता है कि उस दौरान कुछ उपयोगी पदार्थ ही बनता है और कुछ अनुपयोगी पदार्थ ही बनता है। तो उन अनुपयोगी पदार्थों को ही हम क्या कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। अगर ये अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में अगर बहुत समय तक रहा तो क्या हो सकता है, हमारा जो सेहत है, हमारा जो तबीयत है वो कैसा हो सकता है, खराब हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, उन अपशिष्ट पदार्थों को, है ना, जो उत्सर्जन तंत्र होते हैं उनके माध्यम से उन्हें शरीर से बाहर त्यागना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जन। तो ये तो हो गया उत्सर्जन की परिभाषा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जंतुओं में उत्सर्जन। अब बात करते हैं जंतुओं, मतलब हम में, मनुष्यों में और अन्य जो जंतु है उनमें उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। तो उनके बारे में हम क्या करते हैं, समझते हैं कि हम शरीर से, है ना, वो जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर कैसे त्यागते हैं, इसकी प्रोसेस क्या है, इसकी विधि क्या है। ठीक है, तो यहां पर डायग्राम को भी देखते जाइएगा और जो समझाऊंगा उसको भी देखते जाइएगा। ठीक है, डायग्राम आपके सामने यहां पर दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, तो उस डायग्राम को भी देखते जाइएगा साथ साथ, है ना, और आपके सामने अगर बुक होगा तो बुक को भी देखते जाइएगा। बुक में डायग्राम बना हुआ है, उसको भी देखिएगा अगर यहां से समझ नहीं आता तो। ठीक है, लेकिन मैं जो समझा रहा हूं बिल्कुल इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, लाइफ टाइम आपका काम आने वाला है, मैं बोलने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल ये 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, और इससे अगर 1 नंबर वाला क्वेश्चन बनाया जाए तो 10-12 प्रकार का क्वेश्चन इसमें से बन जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा इसको। बात करते हैं सबसे पहले इसमें जंतुओं में उत्सर्जन में एक जोड़ी वृक्क के बारे में बात करते हैं। अब एक जोड़ी वृक्क मतलब ये 2 संख्या में पाए जाते हैं, है ना। जैसे कि मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, श्वसन तंत्र पढ़ाया था। तो श्वसन तंत्र मैंने पढ़ाया था आप लोग को, डायफ्राम पढ़ाया था, बिल्कुल आपको याद होगा। ठीक है, मैंने जब आप लोग को पढ़ाया था श्वसनी, श्वास नली, है ना, उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने बात किया था आप लोग का सबसे नीचे डायफ्राम बात किया था, ये डायफ्राम। ठीक है, तो ये डायफ्राम के नीचे जो ये हमारे उदर गुहा होते हैं, ठीक है, डायफ्राम के नीचे जो उदर गुहा होते हैं उसमें रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक की संख्या में क्या पाए जाते हैं, वृक्क पाए जाते हैं। ठीक है, वृक्क उपस्थित होते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो कैसे होते हैं, सेम के जो बीज होते हैं उनके आकार के होते हैं, और ये बहुत गहरे लाल रंग के होते हैं। ठीक है, सामने डायग्राम भी आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल इसको देखते जाइएगा, है ना, दोनों ओर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को रेड कलर का। ठीक है, वो दोनों क्या है, ऊपर टॉप में दिखाई दे रहा है, वो क्या है, वृक्क, और नामांकित भी है, बिल्कुल आप उसको देखते जाएंगे साथ साथ। ठीक है, तो वो वृक्क है। तो मैंने कहा कि ये डायफ्राम के नीचे उदर गुहा, मतलब पेट में, है ना, पेट की जो गुहा है उसमें, उदर गुहा में, उदर गुहा, है ना, आप गणपति को क्या बोलते हो, उदर बोलते हो, उदर पुष्ट, है ना, ब्रह्मा जो तो है ना, वो गणेश भगवान, तो जिनका उदर
कैसा हो, बड़ा हो। तो कौन है, गणेश भगवान को देते हैं आप लोग, है ना, बड़ा उदर। तो उदर मतलब क्या है, पेट, गुहा, ठीक है। तो पेट की गुहाओं में जो है वो रीढ़ की हड्डी जो होते हैं उसके दोनों तरफ क्या पाए जाते हैं, ये सेम के बीच की आकृति के होते हैं, ठीक है, और गहरे लाल रंग के होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वृक्क कहते हैं। क्या कहते हैं, वृक्क कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें रक्त वाहिकाएं। अब आपको ऊपर रक्त वाहिकाएं दो भाग दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें जो वहां पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो वृक्क के भीतरी भाग से ये रक्त वाहिकाएं क्या होती हैं, जुड़े हुए होते हैं, भीतरी भाग से जुड़े होते हैं। और उसमें से एक रक्त वाहिकाओं से क्या होता है, रक्त जो है वो क्या होता है, अंदर आता है, और दूसरे भाग से क्या होता है, जो छने हुए जो रक्त होते हैं वो क्या होता है, वहां से बाहर जाते हैं। किसके माध्यम से, वृक्क के माध्यम से, ठीक है। एक के माध्यम से क्या होता है, वृक्क, है ना, एक के माध्यम से क्या होता है, वृक्क के अंदर जो है वो ब्लड जो है, जो रक्त है वो क्या होते हैं, उसके अंदर प्रवेश करते हैं, और दूसरे नली से क्या होता है, जो छने हुए जो रक्त है वो क्या हो जाते हैं, वहां से बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पर रक्त वाहिकाएं भी है जो ये काम करते हैं, ठीक है। दो रक्त वाहिकाएं, दो जोड़े में, ठीक, याद रखिएगा, जो वृक्क के भीतरी भाग से जुड़े होते हैं। दो रक्त वाहिकाएं हैं जो वृक्क के भीतरी भागों से जुड़े हुए होते हैं, और भीतरी भागों से जुड़े होने के कारण से, डायग्राम आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, ऊपर देखिए रक्त वाहिकाएं लिखा हुआ है, ठीक है। तो वहां पर जो रक्त वाहिकाएं होते हैं वृक्क के दोनों, है ना, भागों से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, भीतरी भागों से। एक के माध्यम से क्या होता है, रक्त उसके अंदर प्रवेश करता है, और दूसरा छना हुआ रक्त उसके माध्यम से क्या होता है, बाहर जाता है, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर बात करते हैं मूत्र वाहिनी, ठीक है। अब वहां पर आप देखेंगे तो मूत्र वाहिनी आपको दिखाई दे रहा होगा, दो भाग, है ना, जो मूत्राशय से आकर जुड़ा हुआ है, मूत्राशय से आकर मिला हुआ है, ठीक है, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर जो मूत्र वाहिनी है, तो जो मूत्र वाहिनी है वो क्या होता है, जो वृक्क होते हैं उसके, है ना, भीतरी भाग से दो, एक एक की संख्या में दो जो है मूत्र वाहिकाएं जो है वो बाहर आते हैं और मूत्राशय में आकर एकत्रित हो जाते हैं। मूत्राशय से जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है, मूत्राशय से जुड़ी होती है। तो जो मूत्र वाहिनी है, अर्थात वहां पर क्या होता है कि हमारे द्वारा जो भी अपशिष्ट पदार्थ वहां पर जो त्यागना होता है, तो वृक्क के माध्यम से वहां पर क्या होता है, वो छनता है, और छने हुए जो, है ना, जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो छने हुए भाग है, जो मूत्र है, उसको क्या करता है, मूत्र वाहिनी से कहां भेज देता है, वो मूत्राशय में भेज देता है। कहां भेज देता है, मूत्राशय में, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मूत्राशय क्या होता है, जैसे कि बात करते हैं मूत्राशय और मूत्र मार्ग। तो मूत्राशय जो है वो कैसा होता है, मांसल होता है, मांसपेशियों से बना हुआ एक थैलीनुमा संरचना होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मूत्राशय। जिसमें क्या होता है, जो मूत्र वाहिनी से आया हुआ जो छना हुआ मूत्र है वो क्या होता है, इस मूत्राशय में जाकर क्या होता है, एकत्रित हो जाता है, ठीक है। और वो जहां पर हमने बात किया मूत्र मार्ग, अर्थात वहां पर मूत्र छिद्र आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके माध्यम से हम क्या कर देते हैं, उसको शरीर से क्या कर देते हैं, बाहर त्याग देते हैं। तो ये क्या रहता है आप लोगों का, है ना, उत्सर्जन तंत्र है हमारा। क्या है, ये उत्सर्जन तंत्र है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हमारे अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, जो मूत्र वाहिनी के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, उसको बाहर कर रहे हैं, त्याग रहे हैं उसको, वो ज्यादा देर तक हमारे शरीर के अंदर रहा तो हमारे लिए क्या हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है, ठीक है। वापस मैं आप लोगों को समझा देता हूं। सबसे पहला बात किया मैंने, एक जोड़ी वृक्क। तो डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में, ठीक है, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ ये जो होते हैं, है ना, वृक्क जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, और ये गहरे लाल रंग के होते हैं, जो सेम के बीच की आकृति के होते हैं। बिल्कुल डायग्राम देखते जाइए, बिल्कुल आपको समझ आते जाएगा। दूसरा नंबर बात करते हैं इसमें रक्त वाहिकाएं। तो रक्त वाहिकाएं जैसे कि बात करते हैं, तो ऊपर आप लोग को टॉप में दिखाई दे रहा होगा, रक्त वाहिकाएं जो है वो वृक्क के भीतरी भागों से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जिसमें से एक जो है रक्त को लेकर आता है, और दूसरे भागों से छना हुआ रक्त जो है वो कहां जाता है, बाहर जाता है, ठीक है। तीसरा नंबर बात करते हैं मूत्र वाहिनी। अब वहां पर वृक्क, दोनों तरफ वृक्क दिखाई दे रहा है, वृक्क के भीतरी भागों से ये जो मूत्र वाहिनी होते हैं वो क्या होते हैं, है ना, बाहर आते हैं और मूत्राशय से जुड़ जाते हैं। वृक्क में छने हुए मूत्र को मूत्र वाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में भेजा जाता है, ठीक है। अब मूत्राशय क्या होता है, तो मूत्राशय जो होता है वो मांसपेशियों से बना हुआ एक थैली होती है, कौन, मूत्राशय, जिसमें जो छने हुए जो मूत्र है वो आकर उसमें क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, जिन्हें, है ना, मूत्र मार्ग, अर्थात वो जो मूत्र छिद्र है उसके माध्यम से हम क्या कर देते हैं, उसको शरीर से बाहर कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे शरीर का जो है उत्सर्जन तंत्र है, जिसके माध्यम से मैंने केवल यहाँ पर मूत्र को कैसे शरीर से बाहर त्यागा जाता है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। तो बिल्कुल इसको डायग्राम को बनाइएगा, और ये चार जो भाग है उसको बिल्कुल आप लोग लिखिएगा और मुझे भेजिएगा। ये आप लोगों को लिखा है, होमवर्क है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगला, शरीर में मूत्र कैसे बनता है। अब शरीर में, हमारे शरीर में मूत्र कैसे बनता है ना। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, पानी पी रहे थे, और पानी पीने के बाद में हमारे शरीर में वो क्रियाकलाप किस प्रकार से चल रहा था बिल्कुल हमको नहीं पता था। तो चलिए आज जानते हैं कि हमारे शरीर में जो मूत्र है वो किस प्रकार से निर्मित होता है, निर्माण होता है, उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बात करते हैं शरीर में मूत्र निर्माण कैसे हो रहा है। तो जैसे हम पानी पीते हैं
तो जब पानी पीते हैं तो होता क्या है कि जैसे कि आपको पता है कि वृक्क जो है क्या करता है, छानने का काम करता है। डायग्राम आपके सामने रहेगा, उसको मैं हटाऊंगा नहीं, बिल्कुल उसको देखते जाइएगा, समझ आएगा आपको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उदाहरणतः बात करते हैं कि छोटी आंत में, है ना, आपको सबको पता है कि छोटी आंत में क्या होती है, पाचन की क्रिया होती है। ठीक है, तो छोटी आंत में जब पाचन की क्रिया होती है, अधिकतर प्रोटीन का ही क्या होता है वहां पर पाचन। तो यहाँ पर बात करेंगे जब छोटी आंत में किसकी क्रिया होती है, पाचन की जब क्रिया होती है, तो उस दौरान क्या होता है, अमोनिया गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है, अमोनिया गैस। अब वो अमोनिया गैस जो है हानिकारक होने के कारण हमारे शरीर में अगर अधिक देर तक रहा, ठीक है, तो हमारे लिए क्या हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है। तो हानिकारक होने के कारण से अमोनिया जो है हमारे शरीर में अगर अधिक देर तक रहा तो क्या हो सकता है, हमारे लिए क्या हो सकता है, वो नुकसान हो सकता है, वो नुकसान पैदा कर सकता है। इसलिए हम इसे शरीर से सीधे बाहर नहीं त्याग सकते। ठीक है, इसे हम जो अमोनिया गैस बन रहा है उसे हम शरीर से डायरेक्टली सीधे बाहर नहीं त्याग सकते। इसलिए क्या होता है कि रक्त के माध्यम से वो सीधा सीधा कहां चले जाता है, यकृत में चले जाता है। कहां चले जाता है, यकृत में। ठीक है, वो जो देखो मैंने कहा कि छोटी आंत में क्या होता है, पाचन की क्रिया होती है, और इस पाचन की क्रिया के दौरान कौन सा गैस बनता है, अमोनिया गैस बनता है। ये अमोनिया गैस जो है बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, हमारे शरीर के अंदर ज्यादा देर तक रहा तो हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। तो होता क्या है कि ये जो हानिकारक जो अमोनिया जो बना हुआ है, ये जो अमोनिया जो है वो रक्त के माध्यम से कहां पहुंच जाता है, यकृत में पहुंच जाता है। और यकृत में जाने के बाद में ये क्या होता है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड से वो क्रिया करता है, तुरंत क्या बना लेता है, वो यूरिया बना लेता है। क्या बना लेता है, यूरिया बना लेता है। तो जब यूरिया बनता है तो वो अमोनिया से कम हानिकारक होता है। अभी क्या हुआ था, अमोनिया अकेले बैठा हुआ था तो वो हानिकारक था, लेकिन वो रक्त के साथ में कहां पहुंच गया, सीधा यकृत में पहुंच गया। यकृत में जाने के बाद में वहां पर कौन प्रेजेंट था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट था। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्या कर लिया, क्रिया कर लिया। जैसे अमोनिया ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया किया तो उसने क्या बना लिया, यूरिया बना लिया। जैसे ही यूरिया बना तो यूरिया जो है वो अमोनिया से क्या होता है, कम हानिकारक होता है। तो कम हानिकारक होने के कारण से उसे सीधा सीधा अब फिर से वो कहां जा रहा है, फिर से रक्त के माध्यम से कहां पहुंचेगा वो, अब रक्त वाहिनियां उसको कहां लेकर आएंगे, वृक्क के पास लेकर आएंगे। अब वृक्क में आने के बाद में क्या होता है, वहां पर छन्ने की क्रिया हो जाती है ना। उसको कहां भेजते हैं, यकृत में जो यूरिया निर्माण हुआ था। तो यूरिया जो है रक्त के माध्यम से पुनः कहां पहुंचता है, ये वृक्क में पहुंचता है। और वृक्क में क्या कर जाता है, उसको छान लिया जाता है। और छने हुए भाग को कहां भेज दिया जाता है, सीधा मूत्र वाहिनियों से सीधा कहां भेज दिया जाता है ना, मूत्राशय में। और मूत्राशय से कहां पहुंच जाता है, मूत्र छिद्र से माध्यम से क्या कर देते हैं, उसको बाहर कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में मूत्र की निर्माण जो है वो होता है। मूत्र कैसे निर्माण होता है, बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा, है ना। छोटी आंत में पाचन की क्रिया हुई, पाचन की क्रिया के दौरान अमोनिया गैस बना। वो अमोनिया हमारे शरीर के लिए हानिकारक था, इसलिए रक्त के माध्यम से कहां भेज दिया गया, उसको यकृत में। देखो हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह कार्य कर रहा है अभी, बिल्कुल ठीक है, ऑटोमेटिक वो मशीन की तरह कार्य कर रहा है, कोई दिशा निर्देश नहीं, बिल्कुल वो जैसा उसको बनाया गया वो उसी हिसाब से क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो वो अमोनिया यकृत, है ना, देखो, है ना। अब अमोनिया कहाँ चला गया, रक्त के माध्यम से कहाँ पहुंचा, यकृत में। यकृत में कौन प्रेजेंट था, कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों क्रिया किए, क्या बना लिए, यूरिया। अब यूरिया उसको लेकर कहाँ चले गया, है ना। यूरिया में जो रक्त है, यूरिया जो था वो रक्त के माध्यम से कहाँ पहुंचा, सीधा वृक्क में पहुंचा। और वृक्क में जाने पर बाद में उसमें छन्ने की क्रिया हुई। वृक्क जो है हमारे शरीर में कोई भी अपशिष्ट पदार्थ हो उसको छानने का काम करता है, बिल्कुल उसको याद रखिएगा। ठीक है, तो वृक्क क्या करता है, एक छन्नक का काम करता है। जिस प्रकार से हम चाय बनाते हैं और हम छन्नी लेते हैं और उसको छानने का काम करते हैं, तो चाय जो है वो हमको मिल जाता है, लेकिन जो वहां पर जो अपशिष्ट है वो छन कर बाहर हो जाता है। बस उसी प्रकार से वो छन्नक का काम कर रहा है। जो खराब है उसको क्या कर रहा है, वो बाहर करने का काम कर रहा है, जो लाभदायक है उसको अंदर। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पर वृक्क में क्या हो रहा है, छन्ने की क्रिया हुई। और छन्ने की क्रिया होने के कारण से उसको मूत्र वाहिनी से कहां भेज दिया, मूत्राशय में। और मूत्राशय के माध्यम से वो मूत्र नली के माध्यम से, मूत्र मार्ग के माध्यम से वो बाहर कर दिया हमने शरीर से। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे शरीर में क्या होता है, मूत्र का निर्माण होता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इसमें, है ना, केवल एक उत्सर्जी पदार्थ केवल मूत्र ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे, जैसे उदाहरणतः बात कर सकते हैं हमारे शरीर में हम, जैसे कि आप लोगों को पाचन तंत्र मैंने पढ़ाया था। तो पाचन तंत्र में हमने पढ़ा था कि जैसे हम क्या करते हैं, भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो भोजन ग्रहण करते हैं तो वो छोटे आंत में पाचन की क्रिया तो हो रही है। उस दौरान जो है पाचन की क्रिया के दौरान हम क्या करते हैं, मल जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको मल के माध्यम से भी क्या करते हैं, शरीर से क्या करते हैं, बाहर त्यागते हैं। पाचन तंत्र में मैंने आप लोगों को बताया था। साथ ही साथ हमारे शरीर में छोटे छोटे रोम छिद्र पाए जाते हैं। जब हम दौड़ते हैं, भागते हैं तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है। तो पसीना भी जो है वो क्या है, एक अपशिष्ट पदार्थ है, जिसके माध्यम से वो हमारे शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है
है ना। हम जैसे कि बात करते हैं श्वसन क्रिया करते हैं, तो श्वसन क्रिया के दौरान हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बाहर निकल रहा है वो क्या है, वो भी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में है। हमें कभी छींक आ जाती है तो जलवाष्प के रूप में। तो ये सब जो है वो क्या है, हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ है, जिनको हम बहुत सारे जो उत्सर्जी अंग है उसके माध्यम से क्या कर देते हैं, उसको बाहर कर देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं, पक्षियों में बात करूं, मछलियों में बात करूं, या छोटे से सूक्ष्म जीवों की बात करूं, वो भी क्या करते हैं, अपने अंदर जो शरीर के अंदर जो भी भोज्य पदार्थ वो ग्रहण कर रहे हैं, उनको भी वो उत्सर्जी तंत्र के माध्यम से क्या करते हैं, अपने शरीर से बाहर त्यागते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं उस पक्षी का, तो पक्षियों के अगर आपने बीट को देखा होगा तो उसमें आप लोगों को सफेद और काला रंग बिल्कुल देखा होगा आप लोगों ने। तो जो सफेद रंग होता है वो यूरिक अम्ल का होता है, लेकिन जो काला भाग आपने देखा होगा वो उसके भोजन के अपशिष्ट पदार्थ है। तो ये पक्षियों के बीट है, जिसके माध्यम से भी हमने उसको देखा, उसके बीट को। तो एक आपको व्हाइट कलर दिखाई दिया, दूसरा वहां पर दो भाग था, एक व्हाइट था और एक ब्लैक था। तो व्हाइट जो था वो यूरिक अम्ल का है, लेकिन जो ब्लैक है वो किसका है, वो है आप लोगों का, है ना, उसका क्या है, भोजन का रूप है। तो इस प्रकार से हमने पक्षियों के बीट के माध्यम से भी समझा कि वो क्या करते हैं, है ना, अपशिष्ट पदार्थों क्या करते हैं, शरीर से बाहर त्यागते हैं। अगर मैं छोटे से अमीबा, पैरामीशियम, जुगलिना का भी बात करूं तो वो तो अधिकतर पानी में ही रहते हैं। तो पानी में क्या करते हैं, विसरण क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, उत्सर्जन का काम करते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो रहा था कि सभी जीवों में क्या हो रहा है, उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी तंत्र जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से क्या करते हैं, अपने शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ निर्मित हो रहा है उसको क्या करते हैं, बाहर करते हैं, कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पौधों में उत्सर्जन। ये तो बात कर लिया हम लोगों ने जंतुओं में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। तो पौधे भी एक सजीव की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो पौधे कैसे और किस प्रकार से अपने अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ निर्मित हो रहा है उसको कैसे बाहर करते होंगे, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर पौधे के अंदर मैं बात करता हूं तो पौधे में आप लोगों ने देखा होगा, कभी छाल गिरते हुए देखा होगा, कभी पत्तियों को नीचे गिरते हुए देखा होगा आप लोगों ने। तो पत्ती और छाल जो है अगर वो नीचे गिर रहे हैं, मतलब वो क्या हो चुके हैं, अपशिष्ट पदार्थों के रूप में श्रेणी में आ चुका है। आप लोगों ने उसके अंदर से कभी लासा आप लोगों ने देखा होगा, जिसको गोंद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो भी उसके अपशिष्ट पदार्थ हैं। अगर मैं बात करूंगा का, है ना, कि अगर मैं बरगद का बात करता हूं तो बरगद की अगर पत्तियों में बात करूं तो वहां पर भी कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में जो अपशिष्ट पदार्थ है वो भी क्या होते हैं, जमा होते हैं। अगर हम उसके पत्तियों को लेकर अगर उस स्लाइड काटते हैं तो ये हमको स्पष्ट रूप से उसकी संरचना जो है वो देखने को मिल जाता है, जो उसके क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने जिमीकंद तो खाया होगा, है ना, जिमीकंद खाया होगा। अरबी के पत्ते अगर बात करूं या जिमीकंद आप लोगों ने खाया होगा, तो वो जिमीकंद को देखे होंगे, अगर वो पूर्ण रूप से अगर हम लोग उसको जो खौलाने का काम होता है अगर वो नहीं करते हैं तो हमको वो खुजली, है ना, जब उसको ग्रहण करते हैं तो हमको यहाँ पर गले में खुजली महसूस होता है। तो बिल्कुल उसमें वो जो छोटे छोटे कंटकदार उसमें जो होते हैं वो अपशिष्ट पदार्थों के रूप में होते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, रेफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रेफाइट्स। तो वो भी जिमीकंद में क्या है, वो छोटे छोटे जो कंटक के रूप में बाहर हैं, अगर हम पूर्ण रूप से उसको क्या करते हैं, नहीं गलाते हैं और उसको सब्जी बना के हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और हमारे मुंह में खुजली हो रहा है, मतलब समझ जाइए कि उसके अपशिष्ट पदार्थ जो कंटक के रूप में बाहर बैठे हुए हैं, रेफाइट्स कहलाते हैं जो। तो इस प्रकार से सभी अगर मैं पौधे बात करूंगा तो उनमें भी क्या पाए जाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते है, जिन्हें वो क्या करता है, अपने किसी न किसी माध्यम से, किन्हीं कोशिकाओं के माध्यम से। लेकिन इनकी जो कोशिकाएं होती है, इनमें अलग से तो उत्सर्जी तंत्र नहीं होते हैं, इनमें कोशिकाओं के माध्यम से, उत्सर्जी कोशिकाओं के माध्यम से क्या कर दिया जाता है, इनको बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जीवन पर्यंत चलते रहता है। इनकी जो कोशिकाएं का जो उत्सर्जन है वो तो जीवन पर्यंत चलते रहता है। जीवन पर्यंत जब तक ये पृथ्वी में है तब तक उनका कार्य जो है वो चलते रहेगा और चलते रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को पौधे में उत्सर्जन के बारे में बता दिया। साथ ही साथ मैंने मूत्र निर्माण कैसे होता है उसके बारे में भी आप लोगों को बताया। साथ ही साथ जंतुओं में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है उसके बारे में बताया, चारों भाग को लेकर, और साथ ही साथ उत्सर्जन का परिभाषा ही बताया। तो बिल्कुल आप लोगों को समझ तो आ ही गया होगा। ठीक है, और यह अध्याय बहुत छोटा था और बहुत जल्दी खत्म भी हो गया। ठीक है, और जहां पर समझ नहीं आया बिल्कुल आप वीडियो को रिवर्स फॉरवर्ड कीजिएगा और जो भी आपको होमवर्क मैंने दिया बिल्कुल उसको करके भेजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद।